हेलो एवरीवन। वेलकम टू द रेड बजर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल से ही देख लिया होगा कि आज हमारी जो एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन रहने वाली है, और वो इम्पोर्टेंट डिस्कशन रहेगी रीट का ही जो सीडीपी का पेपर है, जिसको हम साइकोलॉजी का भी बोल देते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन का। ये एग्जाम जो हुआ था 2017 में, तो उसके रिगार्डिंग मैं कंप्लीट जो उसके 30 के 30 क्वेश्चंस इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा, और ये रहेंगे लेवल 1 के। तो हमने पहले भी काफी अलग अलग टाइप के जो है सब्जेक्ट्स के मिशन स्टार्ट कर दिए हैं, आपको पता ही है, जो आप काफी लंबे टाइम से चैनल से जुड़े हुए हैं। तो ये एक आपके लिए एडवांटेज रहेगी, हम जिसको प्रॉपर एक टारगेट के आधार पे आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। तो आप भी जरूर उसी बेसिस पे, उसी मिशन पे आगे बढ़ते चलिए और अपनी प्रेपरेशन करते चलिए। और अगर मैं बात करूं वैसे भी, तो ये आप ना यहाँ पे एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं पहले ही काफी बार बता चुका हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि केवल रीट के एग्जाम के लिए हेल्पफुल ही होंगे। चाहे आप पीएससेट, चाहे आप सीटेट, चाहे आप एचटेट, किसी भी स्टेट के एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट हो, तो मीन किसी भी स्टेट का टीईटी का एग्जाम, उसमें जो भी साइकोलॉजी का पोर्शन आता ही आता है। 30 मार्क्स का नॉर्मल पोर्शन होता है, केवीएस डी ट्रिपल एस भी सब में ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उन सभी के सभी एग्जाम्स में आपके लिए ये एक परीक्षा जो है, काफी ये पेपर हेल्पफुल होने वाला है, चाहे आप आरपीएससी की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हो। तो स्टार्ट करूंगा बिना किसी जो है देरी के। तो एक पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर आप प्रॉपर सीडीपी के जो है प्रॉपर क्रैश कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो हमारे सेपरेट बेसिस पे हैं, अगर मैं बात करूं, इनमें कंप्लीट सिलेबस कवर करते हैं आपके लिए। और इनकी स्पेशलिटी क्या है कि इसमें वो थ्योरी लेक्चर्स तो होते ही होते हैं, प्लस थ्योरी लेक्चर्स के अलावा एमसीक्यूज पे भी पूरी तरह से फोकस होता है, क्योंकि हमें पता है कि एमसीक्यूज का एक इंपॉर्टेंट रोल है आज के समय में। और उसको मैं टॉपिक वाइज जरूर से उसी एक पेड कोर्स में कवर करता हूं। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप सोच भी रहे हैं कि आपकी साइकोलॉजी काफी प्रॉब्लम में है, काफी अच्छे मार्क्स नहीं दिला रही आपको, तो बेफिक्र होकर के इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और चाहे आप सी टेट, रीट, एच टेट, पीएससेट, यूपी टेट, किसी भी सेट के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं, ये नहीं है कि मैं आपको सभी के लिए एक ही सिलेबस आप पे थोप देने वाला हूं, ऐसा मैं टीचर नहीं हूं। और ये मैं आपको साफ तौर से बता दे रहा हूँ, सीटेट के लिए अलग जो टॉपिक्स होंगे वो अलग बेसिस पे ही कवर होने वाले हैं। रीड के कुछ स्पेशल टॉपिक्स होते हैं, एचटेट, पीएससेट, इन सभी के कुछ ना कुछ स्पेशलिटीज हैं। हाँ, मैं मानता हूँ आर्ट्स एंड दिस टॉपिक बिल्कुल कॉमन है इन सभी में, तो वो मैं कॉमन बेसिस पे रखता हूँ। बट जो अलग है इनकी स्पेशलिटी के बेसिस पे, वो अलग अलग ही कवर होते हैं। और आप अगर सिलेबस के रिगार्डिंग भी प्रॉपर जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए हमें। व्हाट्सएप नंबर भी हमारा यही है, और आप हमें नॉर्मल कॉल करके भी इंक्वायरीज वगैरह आप अपनी क्लियर कर सकते हैं। ओके डन। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फिर इसी आज के इस पेपर के डिस्कशन को। और बिल्कुल मैक्सिमम फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ ना, जिस बेसिस पे आपको जितनी अगर मैं बात करूं कि जितनी क्वालिटी से आपको वीडियो दे रहा हूँ, कोई नहीं देता है ऐसी, है ना। तो करते हैं कंटिन्यू फिर इसी को। प्याजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको और भी बता देना चाहता हूं कि देखो, आप ना अपने अच्छे से नोट्स बनाइएगा, स्पेशली जो रीड के लिए तो प्रिपेयर हो ही रहे हैं वो भी। और ये नहीं है कि दूसरों ने नहीं बनाने, सभी ने प्रॉपर जो है नोट्स अपने जो है तैयार करने हैं, प्रॉपर अच्छे से बनाते चले जाना। अच्छे से मैं आपकी प्रेपरेशन करवाता रहूंगा, और आप भी अच्छे से मन लगा के प्रेपरेशन करते रहिएगा। तो ये क्वेश्चन था, इसको हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इन Piaget's theory, a process which is balancing act between the old and the new knowledge, between perceptions and experiences, नॉन एज, देखो एक नॉर्मल ही बात है ना, उन्होंने सब कुछ नेम से क्लियर कर दिया। अगर हिंदी में भी देखें, तो हिंदी में भी साफ और स्पष्ट शब्दों में अपने सम्मुख रख दिया गया है कि ये जो है प्याजे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग पुराने और नई धारणाएं और अनुभव के बीच जो संतुलन क्रिया है, जो संतुलन है, जो बैलेंसिंग है बिटवीन ओल्ड एंड न्यू नॉलेज, तो वो क्या कहलाती है? ऑप्शंस है अभी अपने सम्मुख, वो कौन कौन सी है? एसिमिलेशन मीन समावेश, समायोजन, संतुलन,
और ज्ञान विधन मीन्स नॉलेज डिस्टर्बेंस। देखो ऐसी तो बात पियाजे ने की नहीं थी। तो अभी बचती हैं 3 ऑप्शंस अपने पास पेंडिंग। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एक पर्सन जो ओल्ड और न्यू नॉलेज दोनों में एक टाइप से बैलेंस बनाने का कार्य करता है। तो वो एक पॉइंट है जिसको हम ध्यान में रख सकते हैं। तो जब हम तराजू पे तोलेंगे तो उन दोनों में जो बैलेंस बनाने का कार्य करता है वो यही करता है। ना तो ओल्ड नॉलेज का ज्यादा पलड़ा भारी होता है, ना ही न्यू का। तो ये इक्वल इक्वली रहते हैं। तो उन दोनों में बैलेंस बनाने का कार्य वही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है। देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था और काफियों के लिए कंफ्यूजन भरा है, बट मैं आपको पूरी डिटेल से क्लियर करने वाला हूं। द लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज इन लर्निंग इज आल्सो कॉल्ड एज। देखो इस क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन है आपके सम्मुख। लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज के लिए कि ये इस लॉ को और भी ये बोल रहे हैं कहा जाता है, तो इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट है प्रभाव का नियम, कि लॉ ऑफ इफेक्ट। सेकंड है श्रम का नियम, जिसको हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज बोल रहे हैं। थर्ड है प्रबलन का नियम, जिसको हम लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट कह रहे हैं। और लास्ट वन है अपने पास नन ऑफ दीज। तो इन चारों के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं इनमें से कौन सी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करने वाले हैं। इनके लिए आप देखिए, देखो इस क्वेश्चन के लिए ना मैं आपको बता दे रहा हूं अच्छे से कि इस क्वेश्चन के लिए बोनस मार्क्स दिया गया था। हाँ मुझे पता है कि आंसर की में पहले श्रम का नियम ही दिया गया था। एक्चुअली में इसके लिए बोनस मार्क्स क्यों दे दिया गया, हमें सबको पता होगा, अच्छा होगा कि आपको पता है, अदरवाइज मैं बता देता हूं कि जो श्रम का नियम है, जो एक्सरसाइज का लॉ है, इसके दो सब पार्ट्स हैं, उपयोग और अनुपयोग। मींस लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। ये बात तो नहीं है ना कि हम इसको एक सेकंड नेम से जानते हैं। तो इन्होंने तो क्या बोला था कि इसको ऑल्सो कॉल्ड एज, है ना, इनको कहा, इनको और भी कहा जाता है, तो इनको हम श्रम का नियम तो नहीं बोल सकते। हाँ ये पूछा जाता किस किस, मींस ये किसकी डिवीजन है, तो ये डिवीजन थी श्रम के नियम की। बट इसी आधार पे फिर इसके लिए एक बोनस मार्क्स दिया गया। और इसी बेसिस पे मैं भी जो भी क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो उनको सभी को बोनस मार्क्स देता हूँ। और एक बात और बता दूं, ये ना रीट के पेपर हो सकता है काफियों के लिए कंफ्यूजिंग हो, बट मैं इसको इतना सिंपल बना देने वाला हूँ। और इसको सिंपल बना करके आपको समझ कब आने वाला है, जब आप प्रॉपर वीडियो देखोगे। तो अच्छे से वीडियो देखिए, प्रॉपर वीडियो देखिए, तो सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। इसके बाद ना कोई डाउट्स नहीं रहने वाले मन में। सॉरी। पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह से लार रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षण के कदमों की आवाज सुनता है, तो इस संस्कृति को कहा जाता है। इन Pavlov's experiment, the dog salivated not only when meat powder was placed directly in his mouth, but also well before that, when heard the trainer's footsteps coming down the stairs। तो यहाँ पे आपको भी क्लियर करना है कि देखो मैं ना आपको पहले एक छोटी सी कंसेप्ट आपको क्लियर करता हूँ। वो कंसेप्ट क्या है, देखो ये इस बात को समझिएगा कि हमें पता है इस बात के रिगार्डिंग कि जब बेल बजती थी तो क्या होता था, फूड आता था, है ना। और बेल बजने के साथ, फूड आने के साथ क्या करता था, डॉग रिस्पॉन्स करता था। एक्चुअली में रियल ये था। हाँ यहाँ पे इन्होंने एक स्टिमुलस, एक अलग स्टिमुलस के बेसिस पे अपने को डिफाइन किया है। इन्होंने इस बेल की स्थान पे इन्होंने जो चेंज किया, रिप्लेस किया, इसके साथ आप बोल सकते हैं कि उसके पैरों की आवाज, जो ट्रेनी के पैरों की आवाज थी, जो जिसने उस डॉग को ट्रेन कर दिया था इसके रिगार्डिंग कि बेल बजेगी, फूड आएगा और वो रिस्पॉन्स करेगा। तो उसने एक्चुअली में वो बेल पे रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया था। बट यहाँ पे इन्होंने ये बेल की बात नहीं की, इन्होंने एक स्टिमुलस की बात कर दी है। और वो स्टिमुलस कौन सा है, यहाँ पे मीन्स उसके पैरों की आवाज की बात कर रखी है। तो मीन्स अभी उसके पैरों की आवाज आती है, जैसे वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो उसके पैरों की आवाज आनी शुरू हो जाती है। तो डॉग को तब भी क्लियर होना शुरू हो जाता है कि हाँ मुझे अभी ना फूड मिलने वाला है, वो टाइम आ गया अभी। मीन्स डेली बेसिस पे उसको ऐसा क्लियर होने शुरू हो गया कि जैसे उसके पैरों की आवाज आती थी ट्रेनी की, मीन्स उसको पता था कि अभी कुछ ही समय में मुझे फूड मिलेगा। और एक्चुअली में क्या हुआ कि वो रिस्पॉन्स ओनली उसके पैरों की आवाज के बेसिस पे करना शुरू कर देता है। तो ये पैरों की आवाज के बेसिस पे जो रिस्पॉन्स आ रहा था, इस रिस्पॉन्स को कौन सा रिस्पॉन्स कहेंगे, इसको कहेंगे हम कंडीशन रिफ्लेक्स। एक्चुअली में कंडीशन रिफ्लेक्स बोल दीजिए, कंडीशन रिस्पॉन्स बोल दीजिए, एक ही बात है जी, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। क्योंकि अगर मैं बात करूं रिस्पॉन्स और रिफ्लेक्स का मीनिंग ही एक है, इसमें कुछ भी चेंज तो होगा नहीं। और अगर हम इस बात को समझें भी प्रॉपर, इस बात को देखें भी, देखो जो रिस्पॉन्स अगर हम बात करें ना,
कि जो हम इसके लिए देख भी सकते हैं कि जो रिस्पॉन्स जहाँ पे होना चाहिए था, मीन्स अगर कोई नेचुरल स्टिमुलस के प्रति वही रिस्पॉन्स होता, तो हम उसको कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं बोल सकते थे, या हम उसको कंडीशन रिफ्लेक्स नहीं बोल सकते थे। हम इसको कंडीशन रिफ्लेक्स बोल पा रहे हैं। इसके पीछे एक प्रॉपर रीजन क्या है? इसके पीछे प्रॉपर एक जो रीजन है ना, जो हमें यहाँ से क्लियर भी कर दिया जा रहा है, तो वह यह है कि उसके पीछे कि वो उसने एक उसने एक जो है एक ऐसे स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स दिया था जो कि आर्टिफिशियल था, और उस पे डॉग का रिस्पॉन्स करना नहीं बनता था, बट उसने किया। तो अभी आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। इसी वजह से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे। अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतः क्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, तो यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। तो cognition develops through the constant process of interaction between the child and the environment. This principle is reflected in, तो बात की जा रही है जो कॉग्निशन है वो डेवलप होता है, हमें क्लियर कर दिया जा रहा है कि किसके वाया कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द चाइल्ड एंड द एनवायरनमेंट, जो बच्चा है और उनके वातावरण के जो बीच में अंतः क्रियाएं जो होती हैं, उसके वाया जो है कॉग्निशन मींस जो संज्ञान है वो डेवलप हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट करता है कौन से बेसिस पे? तो देखो सिंपल सी बात है, जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के बेसिस पे ये बात अपने सामने रख दी जा रही है। तो इसीलिए एक ऑप्शन बिल्कुल एक राइट है, क्योंकि वैसे भी पियाजे यही बात में बिलीव करते थे कि बच्चे एनवायरनमेंट और जो है अगर हम बात करें, जो बच्चे एनवायरनमेंट के साथ जो चाइल्ड इंटरेक्शन करते हैं, है ना? या चिल्ड्रन इंटरेक्शन करते हैं, तो इन्हीं के साथ वो ज्ञान का निर्माण कर लेते हैं, संज्ञान का निर्माण कर लेते हैं, तो यही बात यहाँ पे भी हो रखी है। मूव करूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट? तो अभी यहाँ पे ना समझने योग्य बात है अपने लिए, वह क्या है? देखो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जिसको हम ना फॉर्मेटिव असेसमेंट वाली टेस्ट के साथ रिलेट कर सकते हैं, या आप ये भी बात कर सकते हैं कि इनको हम एफए के साथ रिलेट करते हैं। और यहाँ पे अपने लिए जो क्लियर भी किया जा रहा है वो यह है कि ना आपको यहाँ से इतनी बात तो क्लियर करनी होगी कि इसमें एक बात तो होती है। एक तो ये पहली बात तो ये है कि एक फॉर्मेटिव असेसमेंट वाले टेस्ट के साथ लिंक होता है, और इसको ना एक बड़ी जो है एक संख्या के बच्चों की जो है असेसमेंट करने के लिए इसको यूज करते हैं। और इसमें ना हम बच्चों को रैंक भी कर सकते हैं, मींस जो उनके अचीवमेंट टेस्ट है उनके बेसिस पे हम रैंकिंग करते हैं। तो ये सब होता है, इसमें परसेंटेज नहीं होती बट इसमें रैंकिंग होती है। तो देखेंगे अभी इसमें से कौन सी एक ऑप्शन जो है एक रॉन्ग ऑप्शन बतानी है आपने, सत्य नहीं है। फर्स्ट है यह एक मानकीकृत परीक्षण है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट तो है जी, इसमें तो कुछ भी गलत है नहीं। आगे है कि छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथियों के साथ तुलना करके की जाती है, इसमें भी कुछ भी गलत नहीं है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि एक काफ़ी एक बड़ी संख्या में बच्चे होते हैं, साथी आप बोल सकते हैं उनके साथ होते हैं, और उनके साथ उसको कंपेयर किया जाता है उसकी परफॉर्मेंस को। ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की, अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे होंगे, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपसे। आगे है टेस्ट इज सेड टू बी बेस्ड ऑन नेशनल नॉर्म, ये भी बिल्कुल राइट है। ये जो टेस्ट होते हैं ना, और ये ध्यान में भी रखिएगा, एन में है नॉर्म और एन में है नेशनल, तो ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट नेशनल नॉर्म पे ही बेस्ड होते हैं। तो लास्ट ऑप्शन भी आपके पास पेंडिंग है, वो है स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया। तो ये गलत है, क्योंकि हमने सेकंड ऑप्शन ही तो आपके पास यहाँ पे आंसर था कि स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है ना वो दूसरों के साथ कंपेयर की जाती है, ना कि एक जो है बिल्कुल एक जो है एस्टैब्लिश कर दिया गया है क्राइटेरिया। हाँ, मींस कि छात्र के प्रदर्शन की जो एक स्थापित मानदंडों से, ये नहीं है कि बस एक जो फिक्स कर दिया उसी के साथ कंपेयर किया जाएगा, नहीं। अगर एक बच्चा एक टेस्ट में जितने मार्क्स लेके आया है उसी के बेसिस पे उसको दूसरों के साथ कंपेयर किया जाएगा, ये होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। आई होप कि अच्छे से आप क्लियर कर गए होंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी बुद्धि परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिकॉशन फॉर यूजिंग इंटेलिजेंस टेस्ट? तो इनमें से कौन सी सावधानी नहीं होंगी जब आप इंटेलिजेंस टेस्ट को यूज कर रहे होंगे? फर्स्ट आपके पास अवॉइड अनवारंटेड stereotypes and negative expectations about students based on IQ scores. सेकंड है आपके पास वह यह है कि इंडिविजुअल असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इज अ स्ट्रक्चर्ड इंटरेक्शन बिटवीन द एग्जामिनर एंड द स्टूडेंट, डोंट यूज IQ as the main or sole characteristic of competence. और लास्ट वन इज be cautious uh, in interpreting the meaningfulness of an overall IQ score। हिंदी में भी आप ये सभी के सभी ऑप्शंस जो हैं देख ही सकते हैं।
ओके, तो हिंदी में भी ये सभी के सभी ऑप्शंस हैं आपके सामने। देखो यहाँ पे जो एक रॉन्ग आंसर है, अगर मैं बात करूँ जो आपको सावधानी नहीं बरतनी है, यही तो आपसे उन्होंने पूछ रखा है। तो यहाँ पे ना आप समझ गए होंगे मे बी ऑप्शन नंबर बी एक बिल्कुल एक राइट आंसर है कि बुद्धि का व्यक्तिगत जो आकलन है, वो परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत ऐसी तो कुछ नहीं है ना कि एक स्ट्रक्चर्ड बेसिस पे, एक ऐसा नहीं है ना बिल्कुल एक जो स्ट्रक्चर पहले ही जो फिक्स कर दिया गया था, उसी के बेसिस पे उनके बीच में इंटरेक्शन चलती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता और बिल्कुल ये एक रॉन्ग पॉइंट है, उस टाइम पे आप ऐसी कोई भी सावधानी नहीं बरतते हैं, तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है एरिक्सन की थ्योरी से, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, जिन्होंने पढ़ी हुई है उनके लिए तो नौबत आने वाली थी नहीं। तो एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का जो छात्र है, 9 साल के आसपास विकास के किस चरण से मेल खाता है? देखो समझने की कोशिश कीजिएगा कि उन्होंने सिंपल और स्पष्ट शब्दों में आपके लिए सब कुछ क्लियर कर दिया है कि 3 कक्षा 3 का छात्र है और 9 साल के आसपास है। तो इसमें आप अच्छे से समझते होंगे कि अगर आपको एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग थ्योरी आपने अच्छे से की हुई है, उसकी मनोसामाजिक संकट का सिद्धांत, और अगर आप इस बात को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कि उसके बेसिस पे अगर हम देखें, इसके रिगार्डिंग अगर हम प्रॉपर समझें, तो एक बात है कि इसमें हम ये बात अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कि एरिक्सन की जो 8 क्राइसिस थे ना, उनके एज के बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो जो 9 वर्ष का छात्र है, वो कौन से संकट में पाया जाएगा? देखो अगर मैं बात करूँ ना, 12 वर्ष तक को तो 4 संकट से गुज़र जाता है व्यक्ति। तो ये चौथे संकट की बात कर रहा है, जो 6 टू लेके और कुछ 12 इयर्स तक के अराउंड राउंड चलता है। तो उसका नेम है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी परिश्रम बनामहीनता, जहाँ पे बच्चा स्कूल में पहुंच चुका होगा और वहां पे या तो वो मेहनत करने के लिए काफी मेहनत मीन्स और भी मेहनत करता है, मीन्स मेहनत को स्वीकार्य जाना चाहिए। तो एक बात है, और अगर उसकी मेहनत को सम्मान नहीं दिया जाता तो उसमें हीन भावनाएं, इंफीरियस टाइप के जो है फीलिंग्स देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट है, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। तो निम्न में से पता लगाएं कि 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले जो है बच्चों के लिए इसका क्या लाभ होगा? इसके लिए आप क्या देख पाएँगे उस केस में? तो देखते हैं इसके रिगार्डिंग फिर कौन सी ऑप्शन जो है राइट रहेगी। देखो फर्स्ट है अवधारणा गठन में सुविधा। आगे है, अगर हम देखें ना इस पॉइंट को, तो कुछ भी इसके लिए हम कुछ भी रॉन्ग नहीं बोल सकते। ये ऑप्शन बिल्कुल ही जो है एक राइट ऑप्शन है। और अगर हम इसको समझे भी वैसे भी, तो विश्लेषणात्मक क्योंकि अवधारणा गठन में सुविधा क्या है, मीन्स वो अपनी कांसेप्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखो जब बच्चा दूसरे ऐसे बच्चों के साथ वो बैठ रहा है जिस जहाँ पे उसको और भी भाषाएँ बोलने का चांस मिल रहा है, तो वहाँ पे तो काफ़ी बढ़िया है ना वो, कि वहाँ पे तो फिर उसको ऐसी कुछ प्रॉब्लम आने वाली है नहीं और बिल्कुल वो अपनी कांसेप्ट्स फॉर्म कर पाएगा। और इसको कभी भी टीचर को नेग्लेक्ट तो करना नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंस तो बिल्कुल इसको देंगे। नेक्स्ट है फैसिलिटेट एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये भी एक बिल्कुल राइट है, क्योंकि जब वो बच्चों के साथ बैठेगा, ऐसे बच्चे जिनके पास एक से अधिक जो भाषाएँ हैं वो है, उनको ज्ञान है, या 2 भाषाएँ ऐसी जो है बोल सकते हैं वो बच्चे, या 2 से भी अधिक भाषाएँ बोल सकते हैं। तो इस केस में बच्चा उन दोनों में विश्लेषण भी तो कर पाएगा, ठीक है? कि उसकी लैंग्वेज कैसी है, और अगर उसमें कुछ ना कुछ मीन्स उसको लगता है कि हाँ, ये हमारी लैंग्वेज में सुधार करने योग्य है, तो वो उस पे आगे अच्छे लेवल पे वर्क भी कर सकता है। तो वो तो चलो काफ़ी बड़े लेवल की बात है, बट बच्चा उन दोनों में विश्लेषण तो कर ही पाएगा। इसके अलावा संज्ञानात्मक लचीलेपन में भी सुविधा होगी, फैसिलिटेट कॉग्निटिव फैसिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी। तो बिल्कुल कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इसी के साथ आप रिलेट करके देख सकते हैं, ये सब होगा। बट यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि डी ऑप्शन सबसे बिल्कुल एक राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। देखो हम अच्छे से समझते हैं कि डिसेबिलिटीज वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और बिल्कुल ये काफी डिटेल से हमने कर भी लिया है। जिन्होंने तो पेड कोर्स लिया हुआ है उनको पता है। तो हमने काफी अच्छे से उस टॉपिक को कर लिया, और काफी एमसीक्यूज भी इसके किए थे, और उनमें से एक एमसीक्यू ये भी था कि जो भी लिखावट से जुड़ा हुआ होगा, तो लिखावट से जुड़ा हुआ ऐसे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी दैट इन्वॉल्व्स डिफिकल्टी इन हैंड राइटिंग इज कार्ड। फर्स्ट ऑप्शन है आपकी आप ही के सामने। तो आप देख सकते हैं डिसलेक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है, डिसग्राफिया है, एडीएचडी है। तो हम अच्छे से जानते हैं कि डिसग्राफिया ही इसके लिए जो एक राइट आंसर होगा, क्योंकि लिखने के साथ लिखावट के साथ वही एक जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कि युगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू समेटिव इवैल्यूएशन? और देखते हैं, देखो समेटिव इवैल्यूएशन कौन सा जो कि ईयर के लास्ट में होता है, और बिल्कुल एक एंड में आप बोल सकते हैं, जो सेमेस्टर के एंड में, सेशन के एंड में होता है, तो वो टाइप का। तो समझते हैं इस बात के लिए कौन सी ऑप्शन राइट है इनमें से। अध्यापक को छात्र की प्रगति
के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करनी चाहिए। देखो ये ऐसा नहीं होता। ऐसा तो ना फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है या फॉर्मेटिव हाँ, बिल्कुल असेसमेंट में होता है, इसमें तो ऐसा नहीं होता। अगर आप इसके साथ बढ़ रहे हैं आगे तो आप गलत कर रहे हैं। नेक्स्ट है शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित फोकसेस ऑन मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। देखो ऐसा भी नहीं हो पाता कि एनालिसिस भी हम कर पाए। देखो समेटिव इवैल्यूएशन ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता। न तो वो बच्चों को फीडबैक दे पाता है। हाँ, ग्रेड्स के लिए वो कार्य कर सकता है, क्योंकि उसने ना बस एक डायरेक्ट रिजल्ट्स देने होते हैं हमें। तो ये कार्य तो वो तो कर नहीं सकता। तो इस एक रीजन से ये भी गलत हो जाएगा। विश्लेषण का कार्य भी ना आप एफए के साथ लिंक कर सकते हैं। ये सब कार्य एफए के हैं, दोनों के दोनों। आगे मैं बढ़ूंगा। शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आंकलन। देखो ये भी तो वो नहीं कर सकता ना, क्योंकि समेटिव तो एक बहुत ही एक उसका ना एरिया इसके समान नहीं है कि ये मींस जो पूरी के पूरा वर्ष ही आप इसके रिगार्डिंग इसके साथ जुड़े रह सकते हैं। नहीं, ये एक सेमेस्टर के साथ, ईयर के साथ, एनुअल बेसिस पे कार्य करता है। तो ये बिल्कुल तीनों के तीनों ऑप्शंस ये एफए के साथ कहीं ना कहीं रिलेट हो रही हैं। और आपके साथ एक लास्ट ऑप्शन बिल्कुल एक राइट ऑप्शन रह रहा है। टर्मिनल असेसमेंट ऑफ द लर्नर्स परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द सेशन बिल्कुल राइट है। तो डी ऑप्शन के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने एंड ऑफ द सेशन के बेसिस पे जो स्तर के अंत में जो है शिक्षार्थी के जो प्रदर्शन पर अंतिम आंकलन होने की बात की, तो वही एक राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन-सी है? देखो एक बात मैं आपको अच्छे से बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं ना, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से ये स्पष्ट कर दे रहा हूँ। देखो अच्छे से जानिए, ऐसी एक्सप्लेनेशन मैं पहले बता चुका हूँ कि कोई देता नहीं है आपको और बिल्कुल फ्री में मिल रही है, तो बिल्कुल प्रसाद को बिल्कुल ऐसे जाने मत दीजिए। अच्छे से इसका बेनिफिट उठाइए और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और बढ़ेंगे आगे, अच्छे कांसेप्ट आपके बिल्ड हो रहे होंगे इसके साथ। हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी। देखो हार्वर्ड गार्डनर ने हमें पता है 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की थी, तो उनमें से आपके लिए एक ही टाइप की इंटेलिजेंस यहाँ पे राइट हो रही होगी ना, तो ये आप समझ गए होंगे प्रकृतिवादी कौशल और या फिर आप नहीं, हाँ, सही है यहीं पे। इंग्लिश में भी आप नेचुरलिस्टिक स्किल्स यहाँ पे बोल दिया गया है, चलो कोई बात नहीं है, वैसे इंटेलिजेंस के होने की बात की थी उन्होंने, तो बाकी कोई और बेस्ट ऑप्शन है भी तो नहीं, तो अपने लिए यही एक राइट है। देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये तीनों एक्चुअली में किसके द्वारा बताई गई थी? ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा बताई गई थी और जो ट्रायआर्किक थ्योरी है उनकी अच्छे से आप क्लियर कर गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन आप ही की स्क्रीन पे। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है, तो यह एक उदाहरण किसका होगा? देखो समझने की कोशिश कीजिएगा कि छात्रों से स्पष्टीकरण से निष्कर्ष, तो स्पष्टीकरण मीन्स यहाँ पे जुड़ी हुई है एग्जाम्पल, तो उदाहरण से और निष्कर्ष से क्या निकालेंगे? वो एक रूल निकाल के दे देंगे। ये तो नहीं है ना कि रूल से एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्ड रूल है। तो ई टू आर चलना है, आपने एग्जाम्पल्ड रूल चलना है, उदाहरण से नियम की ओर बढ़ेंगे। तो 4 ऑप्शन है आप ही के पास और कौन सी ऑप्शन को आप जो है बिल्कुल एक राइट ठहराने वाले हैं, देखते हैं आप फिर। आगम आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, अवधारणा मानचित्रण जिसको हम कंसेप्ट मैपिंग बोलते हैं, और लास्ट है परिकल्पना प्रशिक्षण। हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ना ही कंसेप्ट मैपिंग हो सकता। और यहाँ पे बिल्कुल एक राइट है इंडक्टिव रीजनिंग बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन आप की स्क्रीन पे। एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि एक अध्यापक जो है ना कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे कि देख रहे हैं हम फर्स्ट उसमें एक बात की जा रही है कि न केवल यह पूछकर कि क्या हुआ बल्कि यह पूछकर कि कैसे और क्यों हुआ। आस्किंग नॉट ओनली व्हाट हैपेंड बट आल्सो हाउ एंड व्हाई। सेकंड ऑप्शन बात की जा रही है कि उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में अच्छा जवाब है। तो इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। थ्रू दीज एक्टिविटीज शी इज ट्राइंग टू प्रमोट, तो इससे वो किसको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है? तो फर्स्ट है एनालॉजी। एनालॉजी तो होगी जी समानता। देखो समानता तो बिल्कुल भी गलत है। कुछ समानता अगर आप समझे ना मीन्स कुछ रिलेशन थोड़ी ना बनाए जा रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। तो ये तो आप अच्छे से क्लियर कर ही गए होंगे। नेक्स्ट है आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग। तो यहाँ पे हम बिल्कुल एक बार सोच सकते हैं, बाकी एक बार बेस्ट ऑप्शंस और भी देख लेते हैं, क्या अपने पास कोई और भी बेस्ट ऑप्शंस है? थर्ड है इंटीग्रेटिव थिंकिंग। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। इंटीग्रेटिव तो ये है ना कि जस्ट आप रिलेशन बना करके आगे बढ़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो ये भी नहीं होगा।
मीन्स एक दूसरे के साथ लिंक बना करके कंसेप्ट मैपिंग तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल जो ये रही राइट है कि जहाँ पे एक व्यक्ति को उसके एक किसी भी एक वस्तु के अच्छे और बुरे गुणों के रिगार्डिंग अवगत करा दिया जा रहा है और उसके बेसिस पे फिर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि वो कैसे और क्यों से ना वो सब क्रिटिसाइज कर पाएगा प्रॉपर, आलोचना कर पाएगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट है और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन ये आया हुआ था। अच्छा है, इसी वजह से आप लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएँ या घटनाएँ छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन-सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है, इस तरह से प्रेरणा से भी व्याख्या करते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव स्टिमुलाई और इवेंट्स दैट कैन मोटिवेट अ स्टूडेंट बिहेवियर विद साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन मोटिवेशन इन दिस वे। देखो एक अच्छे से आप ना पॉइंट समझ लीजिए कि आपके लिए यहाँ पे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी दिए हुए हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं ह्यूमनिस्टिक है, बिहेवियरल है, कोग्निटिव है, चलो सोशल तो आप एक बार साइड पे रख दीजिए। तो यहाँ पे तीन बातें आ रखी हैं। तो तीनों के तीनों ये स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं। यहाँ पे आपके साथ यहाँ से आपको कोई लिंक बनाने के लिए बोल रहा है। और मोटिवेशन के साथ कौन सा स्कूल जुड़ा हुआ है? ये अब्राहम मैस्लो का स्कूल था, जिसको हम ह्यूमनिस्टिक स्कूल के नेम से जानते हैं। मानवतावादी वो धारणा जिसके बेसिस पे ये भी बात कर रहे हैं। आई होप कि अच्छे से आप क्लियर कर गए होंगे। इसके बाद तो कोई डाउट मन में रहा नहीं होगा, कोई शंका रही नहीं होगी। अगर फिर भी है तो कमेंट कीजिए। मैं आपके फिर भी किसी भी प्रकार का जो डाउट है आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट है समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। तो ये क्या रहेगा? द टर्म इंक्लूजन, देखो इंक्लूसिव एजुकेशन से भी एक सेपरेट क्वेश्चन आता है, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है वैसे ये। द टर्म इंक्लूजन मींस एजुकेटिंग अ चाइल्ड विद स्पेशल एजुकेशनल नीड्स इन द रेगुलर क्लासरूम। तो ये आप क्या सर्वाधिक समय के लिए करेंगे? मोस्ट ऑफ द टाइम ये तो गलत है ना, कि आपसे जितना हो पाएगा आप उतने के लिए करेंगे, गलत है ये। पूरा समय बिल्कुल राइट है। आप फुल इंक्लूजन के साथ पढ़ेंगे और न ही कभी आप कुछ समय के लिए करेंगे या ये तो लास्ट ऑप्शन तो वैसे ही बिल्कुल एक रॉन्ग ऑप्शन है। उसके साथ तो आप वैसे भी नहीं पढ़ सकते। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गई गया होगा और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 बार कम से कम ये रिपीट हो चुका है और ये 7 टू 8 टाइम्स कम से कम मेरे अकॉर्डिंग आ चुका होगा, ठीक है? तो आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपने अगर हम अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो वो भी जरूर से लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स चाहे वो किसी भी स्टेट के टीटी के एग्जाम के रिगार्डिंग हो, वो सारी की सारी अपडेट्स मैं इसी के वाया देता रहता हूं। तो आप जरूर से हमारे जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़िए और अच्छे से बेनिफिट उठाइए। बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16th क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है। इफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज मीन्स टू एन एंड, देन इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज। तो देखो इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी उसी केस में एन एंड इन इटसेल्फ होगा, अपने आप में एक अंत ही होगा। देखो जब एक्सट्रिंसिक क्या करती है, एक्सट्रिंसिक भी तो एक पॉइंट पे जाके रुकेगी, वो उद्देश्य की प्राप्ति करवाएगी। और इंट्रिंसिक क्या करती है, इंट्रिंसिक भी तो यही करती है, वो भी एक पॉइंट पे जाके रुकेगी तो सही, बट वहां पे भी उद्देश्य तो अपना कंप्लीट हो ही गया होगा। तो वो भी अपने आप में एक अंत ही है। तो बिल्कुल एक राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन जिसके द्वारा ईगो इद पर आच्छद रहता रखता है तो यह कहलाता है। साइको एनालिस्ट बिलीव दैट देयर इज अ प्राइमरी मींस बाय विच द ईगो कीप्स द लिड ऑन द इद। देखो समझने की कोशिश कीजिएगा अभी कि इद पे जो है कंट्रोल कर रहा है ईगो। तो ये आपके लिए अभी ना आपने यहाँ से एक अच्छा सा पॉइंट बताना है। देखो सुपर ईगो तो बिल्कुल भी गलत होगा, उसको हम सुपर ईगो थोड़ी ना बोलते हैं। सुपर ईगो तो एक अलग सेट है बिहेवियर की अपनी, जैसे ईद है, ईगो है, वैसे ही सुपर ईगो है। तो यहाँ पे तो फिर वैसी कोई बात ही नहीं है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, आमोद प्रिंसिपल, नहीं इस पे ईद कार्य जरूर करता है, बट इसको हम ये थोड़ी ना बोल देते हैं कि ये इस स्टेट को हम प्लेजर प्रिंसिपल बोलेंगे, ये भी गलत है। कॉन्फ्लिक्ट तो वैसे नहीं होगा, ऐसी तो बात आती नहीं है इसके साथ। तो रिप्रेशन बिल्कुल एक राइट पॉइंट, अभी समझिएगा। रिप्रेशन को आप दबाव बोल दीजिए, वैसे अच्छा इसका ट्रांसलेशन है दमन। तो दमन करना, अपनी इच्छाओं का दमन करना। देखो ईद वाला क्या करता है, ईद वाला तो ये है ना कि मेरे मन में अगर कोई इच्छा आएगी, कोई उत्पन्न हो गई है, तो जैसे ही वो उत्पन्न हुई है ना, तो मैं तो उसको जल्दी से जल्दी भी जो मेरी भीतर इच्छा जो उत्पन्न हुई है मैं उसको कंप्लीट करूंगा, उसको मैं उसको मैं अच्छे से कंप्लीट करूंगा। और जब तक मैं कंप्लीट नहीं करूंगा और आगे नहीं बढ़ूंगा मैं।
मैं तो जिद पे हूँ, तो वो है होती है इद वाली स्टेट। और अगर हम इसको देखें, इद को कंट्रोल करने की जो स्टेट है, मीन्स उसकी इच्छाओं का दमन करवाना, तो यही तो है रिप्रेशन। तो अच्छे से आप ये भी समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए अगर आपने अभी तक किया नहीं है, और कम से कम अपने 5 फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए। आप ना दूसरे चैनल को देखना छोड़ देंगे। ऐसी वीडियोस हैं ये। आगे बढ़ेंगे। अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। और देखते हैं, देखो ये अच्छी बात है। इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी इज प्रोपाउंडेड बाय। देखो ये ना आपके लिए हो सकता है काफियों के लिए कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन हो कि देखो यहाँ पे ना जब भी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की बात आती है तो हम तो कार्ल जंग को याद करते हैं। बट यहाँ पे एक पेन मॉडल की बात हो रखी है। हो सकता है आप में से कई नए जानते हो। पेन मॉडल हैंस आइजेंक का था, और उसमें ई की फुल फॉर्म होती है एक्सावर्जन, और आई की इंट्रावर्जन, और एक्सावर्जन के ऑपोजिट होते हैं इंट्रावर्जन। तो एक बात है, अच्छा क्वेश्चन ये भी था, हैंस आइजेंक ने बताया हुआ था। हालांकि दूसरी स्टेट में पर्सनैलिटी का काफी रेयर क्वेश्चन आते हैं, बट रीट एक ऐसी स्टेट जिसमें पर्सनैलिटी के अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पेपर्स में आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है। तो देखेंगे इसके लिए। देखो प्रेरणा के लिए आपने ना एक बात ध्यान में रखनी है। जब भी आपके लिए कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, एक बात जरूर से मन में बिठा लीजिए। वो यह है कि जब भी आपसे यह पूछेगा कि प्रेरणा के लिए आपने बेस्ट बताना है, तो आप ना एक बात ये ध्यान में रखेंगे कि आंतरिक प्रेरणा सबसे बेस्ट है। आंतरिक प्रेरणा से बेस्ट प्रेरणा और कोई भी नहीं होती है। तो उसी के बेसिस पे आपको भी ये बात ध्यान में रखनी है और आगे बढ़ना है फिर। तो आंतरिक प्रेरणा के बेसिस पे अगर हम समझे भी, तो ये आपके लिए जो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से ही आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सी एक ऑप्शन जो है सबसे एक जो है बेस्ट ऑप्शन होगी। तो देखिए, अभी इस बात को समझिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि छात्र आगामी स्कूल वर्ष के जो है बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। नहीं, ये नहीं है, ये एक बाहरी मोटिवेशन की ओर अपने को जो है लेके चल रहा है। आगे बढ़ेंगे। छात्र बी जो है, छात्र ब सक्रिय है और अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य जो है निर्धारित करता है। ओके, डन है, मान लेते हैं एक बार। आगे बढ़ेंगे इसके बाद भी। और इसके साथ ही बात की जा रही है कि वह काफी प्रयास करता है, और ये भी अपने को बता दिया जा रहा है कि, और ये भी कहा जा रहा है कि काफी प्रयास करता है और कक्षा में उच्चतम जो है अंक प्राप्त करता है। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वो यह है कि जो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास जो है कि छात्र स क्या करना चाहता है पर ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। और इसी के साथ आपके लिए एक ऑप्शन और भी है कि छात्र द कड़ी मेहनत करती है उसके शैक्षिक कार्य के बारे में जो है सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है। तो इसके लिए आप अच्छे से समझ गए होंगे इसके लिए भी। तो ब ऑप्शन जो है, मींस जो बी ऑप्शन है, मैं अभी ब वाली बता रहा हूँ, तो बी ऑप्शन बिल्कुल एक राइट ऑप्शन है। वही आपको एक अच्छे ऑप्शन की ओर लेके चल रहा है। तो ये तो कुछ ज्यादा क्लियर करने वाली बात तो थी नहीं, तो आप अच्छे से क्लियर भी कर गए होंगे। ये तो बस ना इतना सा था। अभी सेंटेंस अच्छे से पढ़ लीजिए, और स्ट्रेटजी तो मैंने आपको बता ही दी है। उसी के बेसिस पे आप बिल्कुल टारगेट कीजिए इन क्वेश्चंस को। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है। फर्स्ट है तीव्र उत्सुकता की एक्यूट एंजाइटी, मींस काफी उत्सुक होते हैं आप अपराध करने जो समायोजन के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। और आगे देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन जो है, ये गलत हो जाएगा। सेकंड है जो अपने पास अपराध का जुनूनी जो है विचार है। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल एक जो है अच्छी ऑप्शन है अपने पास कि बाकी एक बार आगे देखेंगे। नहीं, यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि अपराध का जुनूनी विचार है। एक्चुअली में इंग्लिश में इसका अर्थ अगर आप देखेंगे, ऑब्सेसिव थॉट ऑफ गिल्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास अपराध का एक जुनूनी विचार है कि हाँ मैंने अपराध करना है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है ना। अगर आप देखिए नेक्स्ट ऑप्शन को, तो इसमें अगर हम देखें तो बीमारी का डर, ये भी गलत है। एडजस्टमेंट आपकी इससे भी अच्छी नहीं होने वाली है। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके लिए अच्छी एडजस्टमेंट करवाने वाली नहीं है। लास्ट है न्यूरोटिक, जो है भय और चिंता से मुक्त, बिल्कुल राइट है। अगर आप फ्री फ्रॉम न्यूरोटिक फियर्स और एंजाइटी से बिल्कुल आप फ्री होंगे, तो आप बिल्कुल अच्छे से एडजस्टमेंट कर पाएंगे। तो जो है आप समायोजन कर पाएंगे। नेक्स्ट है एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है। A systematic science which promotes rules, laws and principles for achieving
एडजस्टमेंट विद सेल्फ एंड द एनवायरनमेंट इज कार्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन है मोटिवेशन, सेकंड है मेंटल हाइजीन, थर्ड है लर्निंग और लास्ट है कंफ्लिक्ट। देखो इसका तो एक सिंपल सा आंसर है और वह यह है कि मेंटल हाइजीन। और अगर हम इस बात को वैसे भी समझें तो देखो मेंटल हाइजीन जो है ना अपने को मेंटल डिसऑर्डर से जो है सेफ रखता है, उनसे बचाता है। तो ये काफी एक अच्छा पॉइंट है जो आपको आज सीखने को मिल गया होगा। तो अपने को जो है मेंटल डिसऑर्डर से सेव करता है वह यही है। ओके, मूव करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे देखेंगे तो इसका आंसर तो आपको मिल ही चुका है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, कहलाता है इसमें। तो वह क्या कहलाता है? प्रतिकरण, सेकंड है परिमेयकरण, थर्ड है प्रतिगमन और लास्ट है दमन। देखो इसको आप अच्छे से समझिए, तो यह है दमन। दमन क्यों? नहीं सॉरी, दमन नहीं, परिमेयकरण। तो रैशनलाइजेशन एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना आपसे तार्किक बात की जा रही है और जब भी आप तर्क लगा के अपनी किसी कमजोरी को छिपा रहे हैं और अपने आप को एक साधारण पर्सन शो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह यही है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं, जैसे आप सब जानते हैं कि जो लोमड़ी वाली एग्जांपल है कि लोमड़ी अंगूरों तक तो खुद नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि बताया जाता है कि उसकी जो हाइट कम थी, मींस वह इतनी लंबी छलांग नहीं लगा पा रही थी। बट वो अंत में क्या बोलती है कि अंगूर खट्टे हैं और अगर मैं इन ग्रेप्स को खाऊंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी। तो वह अपने पास मोरल भी आती है ना कि ऑल ग्रेप्स आर सोर, है ना। तो वह एक बात थी जो उसने उस टाइम पे यूज की थी। तो वो तो चलो एक काल्पनिक बात है। तो यही ये बात हम भी यहाँ पे समझ सकते हैं। तो परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन वही बात है जिसमें हम अतीत, वर्तमान और जो अपना प्रस्तावित व्यवहार होता है, तो उसके रिगार्डिंग जो अपना प्रोसेस बिहेवियर होता है, तो उसके रिगार्डिंग जो हम एक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या एक डिफेंस मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, जिसमें आप तार्किक बेसिस पे उन सबको आप एक अच्छे से आप उनको कर देते हैं एक्सप्लेन, तो वो रैशनलाइजेशन के बेसिस पे होता है। नेक्स्ट है कि स्कूल के संगठनात्मक स्थापन छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है, क्रियात्मक कारक से, मनोवैज्ञानिक कारक से, सामाजिक कारक से, अन्य कारक से। देखो एक बात आप ना अच्छे से समझ लीजिए, जब भी स्कूल की बात होगी तो सिंपल सी बात है ना, वो सामाजिक कारकों की ओर बढ़ेगा, सोशल फैक्टर्स की ओर बढ़ेगा, ना तो वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करेगा ऐसे ऐसे कार्य में। वैसे भी आप समझिए ना कि वो बात कर ही तो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ऑफ द स्कूल इन्फ्लुएंस लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये बिल्कुल कैटेगरी सोशल फैक्टर से लिंक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 एनसीएफ 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005? तो फर्स्ट है कि स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, सेकंड है कि परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, आगे है अधिगम को रटना, विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए। ये गलत है। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हम क्या बात कर रहे हैं कि लर्निंग शुड फैसिलिटेट द रोट मेथड। देखो लर्निंग कभी भी इसको प्रमोट नहीं करेगी और अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, क्योंकि एनसीएफ तो कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है और कंस्ट्रक्टिविज्म तो बिल्कुल इसका विरोध करता है। जीन पियाजे वाइगोस्की कभी इसका एक पक्ष लेते थे? वो तो इसका विरोध करते थे। वो तो कहते थे कि बच्चा पियाजे बोलते थे, पियाजे की तो हमने पहले भी थोट कर ही ली है कि वो तो बोलते थे कि बच्चा एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शंस करेगा और नए ज्ञान की सृजना कर लेता है। और वाइगोस्की बात करते थे सोशल इंटरेक्शंस की। तो ये बातें बिल्कुल रॉन्ग है। लास्ट ऑप्शन तो बिल्कुल एक राइट है ना कि एनरिचिंग द करिकुलम टू प्रोवाइड फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन रादर देन जो भी है, बिल्कुल जो ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 25th क्वेश्चन के रिगार्डिंग, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा है। तो इस कार्यभार में ब्लूम के जो है वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? देखो यहाँ पे आपको इतनी बात तो क्लियर है कि ब्लूम की जो टेक्सोनोमी थी उसके 3 एस्पेक्ट्स है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। और उसके बेसिस पे अगर हम समझें तो यहाँ पे आप अगर देखें भी प्रॉपर इस बात को क्लियर करें, तो इसने कॉग्निटिव डोमेन से क्वेश्चन बनाया हुआ है आपके लिए, कॉग्निटिव एस्पेक्ट से भी आप कह सकते हैं। तो इसके लिए इसने एग्जांपल भी दी हुई है, जैसे आप इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं। एज अ टीचर यू आस्क योर स्टूडेंट्स टू राइट एन एसे एक्सप्लेनिंग द इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन योर लाइफ। तो यहाँ पे बच्चे कौन से एक जो है एक जो एक इसके में इसमें आप बोल सकते हैं कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट के एक जो है एक सब एस्पेक्ट की यूज किया है उन्होंने। तो यहाँ पे ना अगर आप देखें तो
संप्रयोग सबसे बढ़िया है। एप्लीकेशन जो बच्चे रियल लाइफ में उसका प्रयोग कर पाते होंगे, तो उसी के बेसिस पे वो आपको बता पाएंगे। तो आई होप कि ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कि शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की है। यह प्रक्रिया कहलाती है एज अ टीचर यू हैव कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी एंड क्लासरूम बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट टेस्ट एंड चेकलिस्ट। देखो यहाँ पे ना चार ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट है आंकलन जिसको हम असेसमेंट कहते हैं, सेकंड है मेजरमेंट जिसको मापन, थर्ड है मूल्यांकन और लास्ट है उपरोक्त सभी। समझने योग्य बात यहाँ पे यह है कि इस क्वेश्चन का आंसर आंकलन है। अभी हो सकता है काफियों को कंफ्यूजन हो जाए, अभी मैं बता भी देना चाहता हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात रहने वाली नहीं है। उसके बाद देखो जो इवैल्यूएशन है ना, मुझे पता आप काफी आप में से होंगे जो इवैल्यूएशन के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, बट राइट आंसर नहीं है। और ये भी बिल्कुल सत्य है कि पहले जो रीट की जो ऑफिशियल आंसर की लॉन्च हुई थी उसमें इवैल्यूएशन ही दिया गया था आंसर, बट इसको करेक्शन के साथ फिर आंकलन किया गया था क्योंकि इसका राइट आंसर आंकलन या असेसमेंट ही था। अगर आप देखिए इस बात को, देखो यहाँ पे कोई उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज की बात नहीं की गई, उसकी कुछ करिकुलर एक्टिविटीज की बात नहीं की गई। हाँ चलो ठीक है, क्लासरूम के साथ कुछ ना कुछ करिकुलर तो अटैच हो ही जाएंगी। उसकी कोई बिहेवियरल एक्टिविटीज की बात पूरी तरह से अच्छे से नहीं की गई है, उसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात अच्छे से नहीं की गई है। ये बात नहीं है कि व्यक्तित्व उसके इन सब पक्षों को बयान नहीं करता, बट वो प्रॉपर तो प्रॉपर ही है। तो इसीलिए आंकलन का एरिया सीमित ही रह जाएगा क्योंकि उसने कुछ सीमित पक्षों की बात की है। अभी जो हम देखें ना कि मूल्यांकन तो एक व्यापक क्षेत्र है ना, वो तो एक व्यापक क्षेत्र की जांच करता है, तो उसका एरिया काफी वाइड है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर आंकलन होगा। नेक्स्ट है कौन सा परिप्रेक्ष्य, कौन सा पर क्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है। देखो ये भी समझ लीजिए, चार ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट है संज्ञानात्मक, सेकंड है क्रियात्मक, थर्ड है भावनात्मक और लास्ट है मनोप्रेरणा जिसको हम साइकोमोटर भी बोल देते हैं। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं कोग्निटिव, कोनेटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ये क्वेश्चन गया था बोनस के लिए, जाना ही था ना। अगर हम देखें वो कैसे गया, क्योंकि देखो जो कोनेटिव था वो इसी का ओल्ड नेम था। ठीक है, ये इसका ओल्ड नेम था साइकोमोटर का। और कोग्निटिव और अफेक्टिव और साइकोमोटर ये तो अभी तीनों के तीनों है ही ना, जब से ये 2000 ईयर से ये जो चेंज आया है, इसमें जो चेंजेस आए हैं उसके बेसिस पे हम ये सब जानते हैं। तो कोग्निटिव डोमेन इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो एक बात रही, तो मींस इसीलिए इस क्वेश्चन को ग्रेस मार्क्स दिया गया था। तो आप देख भी सकते हैं बोनस मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं। एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे कि मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद में उम्र में भी वो वैसा ही रहेगा। तो यह बयान डैश के महत्व पर जोर देता है। तो अ चाइल्ड हु इज हाई और लो इन अ characteristic such as verbal ability will remain so at later ages. दिस स्टेटमेंट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ, तो ये किसकी इंपॉर्टेंस पे स्ट्रेस करता है, ये बात भी काफी इंपॉर्टेंट है। चार ऑप्शन है आपके पास। देखो ये हेरिडिटी की बात करेगा, आप ना काफी हो सकता है इसके साथ बढ़े, गलत है। देखो जो बच्चा जन्म से ही वैसा है वो आगे भी वैसा ही रहने वाला है, तो उसमें तो एनवायरनमेंट का कोई रोल ही नहीं है, तो वातावरण तो कहीं भी उसमें भूमिका नहीं निभाने वाला ना पहले। तो जिस बेसिस पे इन्होंने ये बात की है ना, उस बेसिस पे इसका यही एक राइट आंसर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है, धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है। तो यह किस प्रकार की प्रगति की बात कर रहा है, तो यही आपने जो है इसके लिए क्वेश्चन का आंसर भी करना है। देखो यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास। एक तो है सेफेलोकोडल प्रोग्रेशन, मीन सेफेलोकोडल ट्रेंड की बात कर रहा है वो। तो आगे आपके लिए यहाँ पे अगर हम देखें तो वह है प्रोक्सिमोडिस्टल ट्रेंड। प्रोक्सिमोडिस्टल ट्रेंड जिसको हम यहाँ पे अच्छे से समझ भी सकते हैं, वह यह है कि जो है जो पेट से मध्य से शुरू होता है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे एक पॉइंट है। और अगर हम एक और भी देखें तो थर्ड है व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति। और आगे एक और भी ऑप्शन है, वह यह है कि अनियमित प्रगति। तो वो लास्ट वाला तो वैसे भी राइट हो नहीं सकता। तो अगर हम इन बातों को समझे, प्रॉपर इन बातों को जाने, तो वह यह हो जाएगा। अगर हम इनको प्रॉपर देख लें तो इसके लिए आप यह देख सकते हैं कि इसके लिए ना ये दो ऑप्शंस राइट है। अभी ये दो कैसे राइट हो गई, अभी इन बातों को भी समझ लेते हैं। इनकी दो ऑप्शंस कैसे राइट हैं। अगर हम इनको देखें तो देखो आप सेफेलोपोडल ट्रेंड के बेसिस पे क्या देख रहे हैं। सेफेलोपोडल ट्रेंड के बेसिस पे आप यह बिल्कुल अच्छे से देखते हैं कि उसमें तो हम जो है सिर से पांव की ओर जो है ना होने वाला जो विकास होता है उसकी बात आ जाती है।
और अगर हम इस दूसरे वाले में बात करें, प्रॉक्सिमोटिज्म में मैं पहले ही बता चुका हूँ, पेट से मध्य से शुरू होता है और यही तो बात है कि पहले-पहले जो कंट्रोल आएगा वो पूरी की पूरी बाजू पे कंट्रोल आएगा, फिर मीन्स पूरी आर्म पे, फिर हथेली पे, फिर फिंगर्स पे। तो वह एक इंपॉर्टेंट बात है और व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति, तो ये अगर हम समझें प्रॉपर इस बात को जाने भी, तो वह यह है अगर हम इस बात को देख लें, तो आपसे वह बात कर रहा है जो इसके रिगार्डिंग हम अगर हम देखें तो व्यापक से जो है ना विशिष्ट मीन्स यह बात कर रहा है आपके लिए, अगर हम इसके लिए देखें भी तो वह ये जो बात हो रही है ना कि साधारण से विशिष्ट, व्यापक हो गया साधारण, व्यापक का जो अर्थ होता है ना वो आगे चल के साधारण से ही होता है। तो ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो ये क्या होता है? इसमें बच्चा जनरल टू स्पेसिफिक ही तो मूव कर रहा है। तो पहले तो क्या किया उसने, पूरी हथेली का उपयोग करके किया, वस्तु को पकड़ा है और फिर धीरे-धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उँगलियों और अंगूठे का प्रयोग करते हुए उठाने के लिए करता है। तो दोनों ही क्वेश्चन का आंसर है जी। तो इसीलिए बेफिक्र होकर के दोनों लगाइए और आगे बढ़ जाइए। लास्ट क्वेश्चन अभी आपके पास वो दिखते हैं स्क्रीन पे जो है इसी पेपर का, अच्छे से ये पेपर अपना जो है क्लियर होने ही वाला है इसके साथ ही, और देखते हैं इसी के रिगार्डिंग ही फिर। लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। तो विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? फर्स्ट है कि आपके लिए यहाँ पे बात की जा रही है कि अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित ऐसा नहीं होगा। सेकंड है कि एक एकीकृत और जो है समग्र प्रकार में जो है विकसित है। तो ठीक है, यही बात एक बिल्कुल एक राइट ऑप्शन है कि डेवलप इन एन इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक जो है फैशन, बिल्कुल यही एक पॉइंट राइट होगा क्योंकि हम समझ रहे हैं। हालाँकि यहाँ पे इन्होंने 3 ही एस्पेक्ट्स होने की बात की, वैसे हमें पता है 4 एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव, या आप जिसको मेंटल भी बोल सकते हैं या जिसको आप इंटेलेक्चुअल भी बोल सकते हैं। तो वह 4 एस्पेक्ट्स हैं, बट इन्होंने क्वेश्चन ही जैसा बनाया था उसके बेसिस पे हम आंसर कर चुके हैं। ये एकीकृत हैं, एक का प्रभाव दूसरे पे भी पड़ेगा और मीन्स एकीकृत ही चलने वाले हैं ये, और एक दूसरे के साथ ही ये जो है मिलके विकसित होने वाले हैं। तो ये एक बात है। आगे ये भी बात आ जाती है ना इंटर रिलेटेड, तो इंटर रिलेटेड की बात तो यहाँ पे इन्होंने की नहीं थी। अगर वो भी होता है तो यहाँ पे भी फिर कुछ ऐसा हो जाता था कि दोनों ही आंसर हो जाते। तो ठीक है जी, ये आप अच्छे से क्लियर कर गए होंगे, अच्छे से आपकी डिस्कशन होती हुई। और फिर से बता देना चाहता हूँ ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिन्होंने भी कंप्लीट सीडीपी का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, वो आप सीटेट के लिए सेपरेट कोर्स है आपके लिए, कंप्लीट सीडीपी सिलेबस का, वीडियो लेक्चर्स का, रीड के लिए सेपरेट है, एचटेट, पीएससेट, यूपीटेट, इन सभी के लिए सेपरेट है। मैं आपको बिल्कुल एडवाइस करूंगा इसके लिए, सबसे पहले आप डेमो लेक्चर लीजिए। वैसे ये भी एक टाइप का एक डेमो लेक्चर है, बट ये एमसीक्यूज के बेसिस पे है। हम उसमें थ्योरी कवर करते हैं, प्लस फिर चलते हैं हमारे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। अगर आप बिल्कुल साइकोलॉजी में अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, एक हाई स्कोर करना चाहते हैं, दूसरे स्टूडेंट से अच्छे अपने कंसेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं, तो जरूर से इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। बेझिझक होकर ज्वाइन कीजिए, काफी बढ़िया आपको जो है बेनिफिट इसका मिलने वाला है। बट सबसे पहले डेमो लेक्चर लीजिए, हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज कीजिए, हम आपको प्रॉपर डिटेल प्रोवाइड करेंगे, चाहे फीस स्ट्रक्चर हो जो भी हो, सिलेबस के रिगार्डिंग वो आप सब हमसे उसी नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉल करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके या हमें नॉर्मल कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं बाकी अदर जो सब्जेक्ट्स हैं अपने, उनकी भी कोचिंग जो है बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा टेट बजर के साथ, और बिल्कुल टेलीग्राम के चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे हमें जरूर से फॉलो कर लीजिए, ताकि सभी के सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहें इसी के साथ ही। और बिल्कुल आज के जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाएंगे, और बिल्कुल ये मेरा प्रॉमिस है, ऐसी वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, और बिल्कुल भी हम क्वालिटी डिक्रीज होने तो नहीं देंगे, इंक्रीज ही होगी जैसे जैसे होगी। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर से बनता है, मैक्सिमम फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को जो है स्टैट बजर के यूट्यूब चैनल के साथ जोड़िए, ताकि वो भी आप ही की तरह, आपकी तरह इतने भाग्यशाली बन पाए, इन वीडियोस का अच्छे से बेनिफिट उठा पाए। ओके जी, बाय बाय, मिलेंगे कुछ और वैल्यूएबल वीडियोस के साथ।